24, ठीक है। जी मैम। सबका यही आया -24। जी मैम। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 में है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज मैम ऑप्शन एसोसिएटिव। ठीक है, क्योंकि हम भी होगा, क्योंकि हमने देखा था ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम कुछ और करना चाहें तो। स्क्रीन दिख रही है आप सबको मेरी? चलिए असाइनमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और बोला भी था, इसको ध्यान से करके देखना। किया आप सबने इसको? मुझे लगता नहीं आपको याद भी होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन भी था। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। और ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी? नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप? इनफाइनाइट। चलिए कुछ तो ठीक हुआ, उस दिन तो एक ही बोल दिया था, इनफाइनाइट। अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, मेरे को ये बताना ये स्केलर है या नहीं है, और बैकवर्ड स्केलर है या नहीं है। ए मैट्रिक्स ये लिख दी मैंने, बी मैट्रिक्स ये लिख दी, सी मैट्रिक्स मैंने ये लिख दी, डी मैट्रिक्स मैंने ये लिख दी। क्या ये स्केलर हैं? ए बी सी में स्केलर है। डी नहीं है क्या? डी में 1000 नो लिखा मैम, मैंने, स्केलर मत है मैम। 1000 लिखा मैंने। मैम लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हाँ तो 1000 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्या? एक ही एलिमेंट है ये 1000। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। ऐसे है ये। मैम चारों होंगी। और क्या ये बैकवर्ड स्केलर हैं? जी मैम। तो फिर क्या लगता है आपको, सिर्फ नल मैट्रिक्स ही ऐसी होती है जो स्केलर भी हो और बैकवर्ड स्केलर भी हो? नो मैम। है ना? तो ऐसी अनकाउंटेबल मैट्रिक्स मिल सकती है हमें जो स्केलर भी है बैकवर्ड स्केलर भी है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में पूछा गया है कि इतने क्रॉस इतने की, या मतलब 1 क्रॉस 1 की कितनी मिलेंगी, 2 क्रॉस, अब 1 क्रॉस 1 की देखो, 1 क्रॉस 1 की भी अनकाउंटेबल मिल सकती है ना? बट अगर ये पूछा जाए कि 2 क्रॉस 2 की कितनी मिलेंगी ऐसी मैट्रिक्स जो स्केलर भी हैं और बैकवर्ड स्केलर भी, तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ एक। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 की भी एक। बाकी सब में नल मैट्रिक्स आएगी, लेकिन आप सब 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाती तो आप 1 नहीं सोचते, लेकिन आपके दिमाग में 1 क्रॉस 1 भी तो आना चाहिए ना सबसे पहले, सबसे छोटा तो वही है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ नल मैट्रिक्स नहीं होगा, नल मैट्रिक्स भी होंगी और साथ में 1 क्रॉस 1 की कोई भी मैट्रिक्स ले लो, वो भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था उसमें? मैंने एक मैट्रिक्स दी थी आपको, एक मिनट, रिक्वेस्ट आई है शायद।
संजना ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसका आंसर आप सब गलत बता रहे थे, नल मैट्रिक्स, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल देना था जो स्केलर भी है, बैकवर्ड स्केलर भी है। तो इसमें 1 क्रॉस 1 की कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं हम। जैसे मैंने 2 रख दिया 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में, 3 4 5 एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू वांट टू पुट। ठीक है, अब असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट के 6 से पहले तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा ना? आई थिंक हो गए होंगे सबके क्लियर। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या दिया था, एक मैट्रिक्स दी हुई थी n विच इज इक्वल टू 3/5 minus 4/5 0, this is 4/5 3/5 0 and 0 0 1। तो हमें क्या बताना था, और कोई एक मैट्रिक्स भी दी हुई थी m, कोई अलग मैट्रिक्स है, हमें क्या बताना था। और ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है हमें। ट्रेस ऑफ n m n ट्रांसपोज ये बताना था क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हमें m का पता नहीं है क्या है मैट्रिक्स, क्योंकि दे ही नहीं रखी है मैट्रिक्स। तो s तो मल्टीप्लाई करने वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करके ऐसे तो नहीं देखना, कुछ ना कुछ ट्रेस की प्रॉपर्टी लगानी है। तो जब भी ट्रेस आए ऐसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, उनको एक बार सर्कल पे ड्रॉ कर लो। यहाँ पे n है, ये m, ये n ट्रांसपोज है। ठीक है, अब किसी भी एक डायरेक्शन से रोटेट करना स्टार्ट कर दो। इस डायरेक्शन से कर सकते हो या इस डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से कर दो। और अब क्या दिया हुआ है, एन एम एम ट्रांसपोज तो दिया हुआ है, वो किसके इक्वल हो सकता है, ट्रेस ऑफ, अगर मैं m को पहले लिख दूं m n ट्रांसपोज n, या फिर वो किसके इक्वल हो सकता है, ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज n m। बस तीनों से हमने स्टार्ट कर दिया, पहले m से किया, फिर m से किया, फिर n ट्रांसपोज से किया। तो मतलब ये हो सकता है। अब हमें देखो निकालना था ये, अब यहाँ से हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन इन दोनों से हमें आइडिया लग सकता है ना, कि n और n ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं ना, और n ट्रांसपोज n की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपको करके देखना पड़ेगा, मतलब अभी तो आपको पता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ n, नॉट ट्रेस, n इंटू n स्टार की मल्टीप्लाई, n स्टार की बोल रही मैं, n ट्रांसपोज। तो अगर मैं ये लेना चाहूंगी सेकंड वाला, तो क्या है करना है मेरे को, ट्रेस ऑफ m n स्टार n, मतलब पहले मैं n स्टार n निकाल के देखती हूँ क्या आता है। तो n स्टार n ट्रांसपोज, n ट्रांसपोज n निकालेंगे। तो अभी आपको पता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर नहीं भी पता होता, नहीं भी पता तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। ठीक है, n की n ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या देता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही आएगा ये हर केस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ m इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के साथ m की मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रेस ऑफ m के इक्वल आ जाता है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर नहीं भी पता होता कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके। अदरवाइज अब आगे जब लेक्चर्स करेंगे हम, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप की मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल होती हैं। और सेकंड चीज, हम इसको अलग अलग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, तो वो मेथड भी हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ m के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है आप सबको? जी मैम। ओके, यस 7th 8th में किसी को कोई डाउट नहीं है। 9th का क्या आंसर लगाया आप सबने? क्वेश्चन नंबर 9, नोट जीरो मैट्रिक्स, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट ही बन रही है क्या जीरो?
इसमें किसी को डाउट है? कोई हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू 2 1 3 -1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस 2 की। हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस a माइनस 5i। सेकेंड ऑप्शन इज a स्क्वायर प्लस a माइनस 5i। थर्ड ऑप्शन है हमारे ये क्या पास एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था? जी बिल्कुल। आपने नोट नहीं पढ़ा क्या ऊपर? ऑल क्वेश्चन आर ऑफ एमएसक्यू टाइप, जो भी ऑप्शंस वाले हैं। मैंने तो हाईलाइट करके भी डाला था ताकि आप सब पढ़ लें। यही तो गड़बड़ करते हो फिर। नहीं मैम, आंसर मेरा सही आया है। आंसर ए तो आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन में पूछा हुआ है नोट जीरो मैट्रिक्स, नोट। हाँ मैम, तो फर्स्ट वाला सिर्फ जीरो मैट्रिक्स है, बाकी सब नॉट जीरो। तो बाकी सब आएंगे ना आंसर में, बी क्योंकि सी डी है। क्या कह रहे हो जुबैर? बी सी डी आएगा मैम। बीसीडी आएगा, हाँ जी बिल्कुल। आपने भी नहीं पढ़ा था क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है? मैम पढ़ा चलिए था। ठीक है। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दो स्टेटमेंट दी है हमारे पास। एक में दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, और स्टेटमेंट सेकंड में दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। और ऑप्शंस में से बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू के बारे में बताना था, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन था 1 स्टेटमेंट 1, सेकंड ऑप्शन था स्टेटमेंट 2, थर्ड ऑप्शन वाज फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज नन। तो क्या लगाया आप सबने इसका आंसर? सॉरी जुबैर, आप थोड़ा माइक को दूर करके बात किया करें, समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। यस, इसका आंसर बताओ। बोथ ए एंड बी। थर्ड ऑप्शन लगाया आपने आंसर। जी मैम, लेकिन मुझे लग रहा है मैम तीनों ऑप्शन ठीक होंगे पहले। हाँ, लग क्या रहा है तीनों ही ठीक होंगे, क्योंकि फर्स्ट में क्या बोला हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, इसमें ये तो नहीं बोला हो ना स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो 1 भी आएगा। जस्ट अ मिनट। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो इसके आंसर होंगे ए बी सी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तीनों फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, और फर्स्ट और सेकंड तो ट्रू है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11th, दैट B is a known singular matrix और साथ में क्या दिया हुआ है, और एंड A कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। A is a स्क्वायर मैट्रिक्स और हमें बताना है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स ए बी क्या आएगा। तो इसका क्या आंसर लगाया? ऑप्शंस में दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी
देन नॉट इक्वल टू बताना है भाई, नॉट इक्वल टू, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू ACD। ACD, बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ACND। क्लियर? ये हुआ कैसे? हमें पता है अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो उनका डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब हमें पता है इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ बी का रेसिप्रोकल इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये नॉन जीरो है क्योंकि, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन हमें बताना था नॉट इक्वल टू, तो जो गलत है वो सही हो जाएंगे, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें बताने ही गलत थे। क्लियर? और 12th में तो वेरीफाई करना था, ये हो गया होगा आप सबका, दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए, बी रेडी। इफ डिटरमिनेंट of a square matrix of order n expanded along a row, expanded along a row, then it contains the sum of options दिए हुए हैं। फर्स्ट इज n terms, second is n square terms, third is n factorial terms, and fourth is none। बोला हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट किसी रो के अबाउट एक्सपेंड किया है, तो उसके डिटरमिनेंट में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? सोल्व करें। चलो पहले यही सोल्व करो। अच्छा, इसे खत्म है। कुछ समझ पड़ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है या हिंट चाहिए? मैम ये हर एक मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा मैम, बिल्कुल, हर मैट्रिक्स के लिए चाहे अप्लाई होगा, एलिमेंट्स कैसे भी हैं। कैसे भी हो। देखो हिंट वैसे तो इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। एक तो इसने बोला है कि एक्सपैंड किया हुआ है,
तो हमें सोल्व करके नहीं बताना उसको, हमें एक्सपेंड किया हुआ जो डिटर्मिनेंट में है उसमें देखना है कितनी टर्म्स का सम लिखा हुआ है और सम देखना है। इनके लिए आप एक 2x2 की मैट्रिक्स लेके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स लेके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आपको समझ पड़ेगा कि कैसे ये चीज हो रही है। इंद्रजीत कर रहे हो क्वेश्चन? यस मैम, सोच रहा हूँ। ओके, संजना और तान्या? यस मैम। चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने पहले 1x1 की कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वही आ जाता है उसमें रखा हुआ स्केलर, मतलब इसमें क्या आई, एक टर्म आई। ठीक है, अब 2x2 की कोई मैट्रिक्स अगर हम लेंगे, कुछ ABCD टाइप करके लिख लेते हैं, तो क्या आया मेरा डिटर्मिनेंट AD माइनस BC। तो सम कितनी टर्म्स का आया, एक टर्म ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, AD माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ BC। तो एक टर्म ये आई मेरे पास, एक टर्म ये आई और इन दो टर्म्स का सम आया। तो 2x2 में कितनी टर्म्स आई हमारे पास, 2 टर्म्स आई। ठीक है, अब 3x3 की मैट्रिक्स लेके देखते हैं। 3x3 की कोई मैट्रिक्स लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब इसमें अगर हम करेंगे तो A1 इंटू B2 माइनस C3 माइनस A2 इंटू, ये क्या कर दिया मैंने, B2C3 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये टर्म तो है मल्टीप्लाई में, 1 2 3, ये 3 टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इन सबको मिला के मेरी एक टर्म आएगी। क्लियर? सिमिलरली इनके साथ मल्टीप्लाई होगी जब A1 की, तो ये भी क्या आएगी, एक टर्म। तो टोटल मेरे पास कितनी टर्म्स का सम आया, 2 टर्म्स का। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास कितनी टर्म्स का सम आया, 2 टर्म्स, क्योंकि बाकी तो ये मल्टीप्लाई होके एक ही टर्म बना लेंगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास कितनी टर्म्स का सम आया, 2 टर्म्स का सम आया। तो यहाँ से मेरा n भी कट जाएगा क्योंकि 3 टर्म्स नहीं है, n स्क्वायर भी कट जाएगा क्योंकि 9 टर्म्स नहीं है,
नन भी कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग ओनली एलिमेंट्स 0 and 1, सिर्फ 0 और 1 को यूज करना है और क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ matrices of order 3 cross 3 that are, किस किस टाइप की मैट्रिसेस निकालनी है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। फर्स्ट इज डायगोनल, सेकंड वन इज अपर ट्रायंगुलर, और थर्ड है हमारे पास नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। करिए सॉल्व। 3 क्वेश्चन है ये, 0 और 1 को ही यूज करना है। हमें 3 क्रॉस 3 की डायगोनल मैट्रिक्स कितनी आएंगी वो बतानी है, अपर ट्रायंगुलर कितनी होंगी वो बतानी है, और नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर कितनी होंगी वो बतानी है। डायगोनल एक यूज होगा। नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी है जुबैर, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन को। मैम डायगोनल 2 की क्यूब होगी। 2 की क्यूब, चलिए देखते हैं 2 की क्यूब होगा या क्या अपर होगा। ट्रायंगुलर 2 की पावर 6 होगी मैम। अच्छा जी, एक आंसर आया है मेरे पास। डायगोनल 2 रेज़ टू पावर 3 होंगी, अपर ट्रायंगुलर 2 रेज़ टू पावर 6, और नॉन सिंगुलर अपर ट्रायंगुलर का कोई आंसर नहीं मिला है अभी तक। मैम थर्ड का भी 2 की 3 होगा, 2 की पावर 3 होगा। थर्ड का भी 2 की पावर 3, चलिए देखते हैं। इंद्रजीत, आपका क्या आ रहा है, कुछ बन रहा है? नो मैम, कोशिश करिए। ये कैसे डायगोनल मैट्रिक्स एक ही बनेगी। डायगोनल एक ही बनेगी, चलिए एक आंसर आया, डायगोनल एक बनेगी। अपर ट्रायंगुलर इंद्रजीत बना के देखिए डायगोनल मैट्रिसेस को। ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स यूज करने हैं आपको, 0 एंड 1, और मैट्रिसेस बनानी है। इतना सही काम करना है बस। अपर ट्रायंगुलर में 2 रेज़ पावर 6 रेक्टेंगुलर 2 रेज़ टू पावर 6 होंगी। ओके, तान्या का आंसर नहीं मिल रहा मेरे को।
तान्या, क्या लग रहा है आपको? तान्या का तो सुनता ही नहीं है, क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने पूछा कि डायगोनल मैट्रिसेस कितनी बनेगी 0 और 1 को यूज करके। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को डायगोनल मैट्रिसेस ही बनानी है, मतलब यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ डायगोनल पे, और वो भी 3, बाकी सब तो 0 है। तो मैं क्या क्या बना सकती हूँ, देखो मैं यहाँ पे 0 0 0 लिख सकती हूँ, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है एक। यहाँ पे मैं 1 1 1 लिख सकती हूँ, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं और क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 1, बाकी 2 जगह 0 लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसको रोटेट कर सकती हूँ, यहाँ 0, बीच में 1 और फिर 0। और क्या कर सकती हूँ मैं, 1 को नीचे ला सकती हूँ, ये सब भी डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, 1 1 0 लिख सकती हूँ। फिर मैं इस 1 को फिर से रोटेट कर सकती हूँ, 1 0 1। नेक्स्ट में क्या कर सकती हूँ, 0 1 1। ठीक है, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 आ गई जुबैर। क्या ये सब डायगोनल है ना? एक्चुअली मैंने स्केलर के लिए किया था। स्केलर, तो आप डायगोनल और स्केलर में कंफ्यूज होते हो, आप रिवाइज किया करो। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, आप स्केलर और डायगोनल में कंफ्यूज हो जाते हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्केलर के लिए मैं 2 एलिमेंट कोई दे सकती थी, नहीं दे सकती थी ना। तो इसी तरह से हमें फॉर्म करनी है। तो ये आई कैसे, एक बार देखते हैं इस चीज को। चलिए, तो ए जो मैंने लिखा है इस मैट्रिक्स में, उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। यहाँ पे मैं क्या रख सकती हूँ, 0 रख सकती हूँ एंड 1 रख सकती हूँ, ए की जगह 0 रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ। सिमिलरली बी की जगह पे भी मैं 0 1 रख सकती हूँ, और सी की जगह पे भी मैं 0 और 1 रख सकती हूँ। तो मेरे पास 3 पोजीशंस हैं, और तीनों पोजीशन के लिए मेरे पास चॉइस कितनी है, 2 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 रेज टू पावर, 2 चॉइसेस हैं, और कितनी कितनी जगह में हमें फिल करनी है 2 चॉइसेस, 3 जगह में, ठीक है। मतलब 2 लड्डू हैं और हमें 3 लोगों में बांटने हैं, ठीक है। तो हम कितने वेज से बांट सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 वेज से बांट सकते हैं। समझ आया? और इसको किससे भी रिलेट कर सकते हैं आप, मैंने क्या बताया था, डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती हैं, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती है डायगोनल मैट्रिक्स में, n होती है। तो अब मैंने 2 एलिमेंट्स दिए हैं, 2 एलिमेंट्स से आपको बनानी है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर n। जितनी चॉइसेस दी हो, अगर यहाँ पे हमें 3 चॉइसेस दी होती तो हम 3 रेज टू पावर n कर देते, 4 चॉइसेस दी होती तो 4 रेज टू पावर n कर देते। समझ रहे हो? तो जितनी भी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं उसको पावर में कर दो, जितनी चॉइसेस हमें दी हुई हैं फिल करने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास 2 ही चॉइसेस थी, तो हमने 2 रेज टू पावर 3 कर दिया। अभी सेम लॉजिक सेकंड क्वेश्चन पे लगाओ। देखो सेकंड में हमें क्या करना है, इंद्रजीत समझ आया? ये अपर ट्रायंगुलर बनानी है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे 0 होंगे। अपर ट्रायंगुलर बनानी है सुबह, स्ट्रिक्टली अपर नहीं बनानी। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि डायगोनल के नीचे 0 होंगे? हाँ, डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे। हाँ
ठीक है। तो आगे बोलो। ये सब 0 होंगे, ठीक है। मीन 7 स्पेसेस लेफ्ट है मैम, तो 7 स्पेसेस में हमें 0 और 1 को देना है। 6 है ना, 6 पोजीशंस है ना जुबैर। तो 6 स्पेसेस मैम, यस मैम। हाँ तो क्या हो जाएगा? 2 रेज पावर 6। रेज़ टू पावर 6। और इसको हम जर्नलाइज भी कैसे कर सकते हैं? अगर हमें जर्नलाइज करना है इस रिजल्ट को, तो हमें पता है कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती हैं? नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन अपर ट्रायंगुलर। n into n plus 1 divided by 2। तो जितनी चॉइसेस हैं उसकी पावर में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कर लीजिए, आ जाएगा। अब थर्ड सोचिए, हमें नॉन सिंगुलर भी चाहिए, अपर ट्रायंगुलर भी चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रजीत समझ आ रहा है अब आपको? मीन्स मैम डायगोनल में तो हम 0 नहीं रख सकते, सिर्फ 1 रखना है मैम। इंद्रजीत कुछ बोल रहे थे, आपने उनको काट दिया बीच में। हाँ बोलो इंद्रजीत। यस मैम समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है इंद्रजीत आप ट्राई नहीं करते हो, आप नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे हो क्या? या आपकी कोई क्लास मिस हो गई थी क्या बीच में? अभी 2-3 क्लास से मैं देख रही हूँ आप इतने एक्टिव नहीं हो। कुछ तो रीजन होगा उसका। हाँ तो नॉन सिंगुलर अपर ट्रायंगुलर बताइए। मैम मीन्स डायगोनल एंट्रीज तो हमें फिर 0 नहीं लेनी होगी, कोई भी एलिमेंट 0 नहीं लेना है, सिर्फ 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 ही आएगा। अब हमारे पास पोजीशन क्या बची? जी मैम। 3 पोजीशंस बची सिर्फ, ठीक है। इनके लिए हमारे पास 2-2 चॉइसेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। और जनरलाइज कैसे कर सकते हैं आप? देखो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर में थी कितनी चॉइसेस? n इंटू एन प्लस 1। उसमें से हमने n चॉइसेस को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। तो हमारे पास कितनी बची हैं चॉइसेस? n इंटू एन प्लस 1/2 में से हमने n को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। तो कितनी चॉइसेस बची हमारे पास? इतनी चॉइसेस बची। n plus n into n minus 1/2 है। ये चॉइसेस बची। तो अगर हमें इन जनरल बोलना है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है और 2 चॉइसेस के लिए हमें फिल करना है, तो कितनी मैट्रिक्स आ जाएंगी? 2 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने सर ने क्वेश्चन दिया था आज ग्रुप में, वो हो गया क्या सबका? संजना ने तो शायद आंसर डाला है उसका ग्रुप में। जुबैर का भी आंसर तो आया था बट एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी। इंद्रजीत आप क्वेश्चन में वो मिनिमम ऑफ n नोट n 1m वाला वो नहीं आया मैम। नहीं आया। आंसर तो आपका सही आ गया था। चलिए आप एक बार संजना की मैंने नहीं एक्सप्लेनेशन। दिया, आंसर नहीं दिया था आपने? क्या? मैंने नहीं दिया था। आंसर आपने नहीं दिया था? नो मैम। मुझे लग रहा है आप। क्वेश्चन का आंसर दिया था जो पहले सेंड किया था आपने। अच्छा मुझे लग रहा है ये किसने दे रखा है। अच्छा संजना ने ही दिया था उसका आंसर। ओके ओके। संजना ने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, इसको पढ़ के ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता तो फिर कल हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ये अभी आप शोम सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका मैट्रिक्स वाला चैप्टर करना, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है तो। ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं PDF शेयर कर सकती हूँ उसकी, या आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अगर शेयर करनी है तो मुझे बता देना। ओके, हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आते हैं अब। लास्ट लेक्चर वाले में कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में करते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब क्या आ जाए, A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, हमारा A के इक्वल आ जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या मैथमेटिकली हम अगर लिखना चाहें तो मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सिमेट्रिक if Aij is equal to Aj for all I and j। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3 4 4 5 5 6 एंड 6, मतलब ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज दोनों क्या आएंगे इस केस में? सेम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अच्छा, आप इसकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बारे में बताओ, क्या कहोगे? ये मैं बना देती हूँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो ये है A11 A12 अप टू सो ऑन A1n A2 A12 A22 अप टू A2n, और ऐसे ही चलते जाएंगे A1n A1a n1 1n A1 अप टू सो ऑन ANN। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दी मैंने, देखना सिमेट्रिक ही है ना? देखो पहले छोटे पे कर लेते हैं एक। जो ये मैंने एग्जांपल लिया था 3 क्रॉस 3 का, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो तो मैंने कुछ भी रैंडमली फिल कर दिए थे 1 2 3। फिर जब मैंने ये 4 फिल किया तो इसी 4 को यहाँ पर भी फिल कर दिया, ये 5 किया तो इस 5 को यहाँ पर भी कर दिया, और इस 6 को यहाँ कर दिया। मतलब डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट्स हमें देखने हैं क्या फिल करने पड़ेंगे, और डायगोनल के दूसरी साइड के एलिमेंट वही सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिलो डायगोनल या फिर अबव डायगोनल कोई भी एक टाइप के एलिमेंट तो हमें फिक्स ही रखने पड़ेंगे ना, जो दूसरे के अकॉर्डिंग वहां पे फिल होंगे। क्योंकि अगर हमने इस पोजीशन पे यहाँ 5 फिल किया है तो यहाँ पे भी हमें 5 ही फिल करना पड़ेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं ऊपर वाले वेरिएबल ले रही हूँ तो नीचे वालों को क्या होना पड़ेगा? फिक्स होना पड़ेगा। तो अगर हमें ऐसी टाइप की मैट्रिक्स दी होगी तो इसमें कितने हमने एलिमेंट्स लिए? 3 + 3 मतलब 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 में कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आएंगी? 6 नॉन ट्रिवियल एंट्री आएंगी। इसी टाइप से हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है? अब जनरलाइज करके आप बताओगे मेरे को। n into n plus 1/2। n into n plus 1/2, क्योंकि देखो फर्स्ट रो तो हमें कंप्लीटली फिल करनी पड़ेगी। दूसरी है, तो इसमें आएंगी n एंट्रीज। सेकंड रो में हमें दूसरे रो में दूसरी रो में n-1 एलिमेंट। ऐसे ही थर्ड रो में हमें थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो उसमें कितने एलिमेंट? n-2 एलिमेंट। ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट में हमें क्या फिल करना है? सिर्फ 1 एलिमेंट।
तो ऐसे ही अगर हम देखें तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज किसके इक्वल आएंगी 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक n तक, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। क्लियर। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं 0 and 1, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4 × 4 विच आर सिमेट्रिक, तो क्या आंसर दोगे आप उसको? टू रेज पावर 10। 2 raised to power 10 ही आएगा, 4 × 5/2 बिल्कुल 10 ही आ जाएगा, 2 raised to power 10। ठीक है 10। जी। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप जल्दी जल्दी बताएंगे। हमें क्या दी हुई है, ए और बी, दो मैट्रिसेस दी हुई हैं ए एंड बी जो कि दोनों सिमेट्रिक हैं। तो ए + बी के बारे में क्या कहेंगे? सेकेंड इज ए × बी, थर्ड इज k × a, fourth is a raised to power n। बोलिए। नेक्स्ट पे आता है हम a + b सिमेट्रिक होगा मैम। a + b आप कह रहे हैं सिमेट्रिक होगा, कैसे होगा? देखो a a b + सिमेट्रिक तो a ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब a ट्रांसपोज a के इक्वल दिया हुआ है b ट्रांसपोज b के, तो a + b का ट्रांसपोज a + b के इक्वल ही आ चुका है, तो a + b क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक। अब a b के बारे में बताइए, क्या ये होगी सिमेट्रिक? नॉट इन जनरल। नॉट इन जनरल। तो आप कह रहे हैं ये सिमेट्रिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एक बार देख लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज हमें पता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल, इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट, यानी कि ए बी अगर बी ए के इक्वल आएगा तभी क्या होंगी ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक होंगी। के × ए के बारे में के इज एनी स्केलर। के × ए के बारे में बताया नहीं आपने किसी ने भी। क्या हुआ? मैं प्रेजेंट तो हूँ ना मीटिंग में, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, कनेक्शन इशू हो गया है, मैं अभी आ रही हूँ, 1 मिनट वेट करो आप।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। तो कहाँ तक थे हम? यहाँ तक आवाज आ रही थी ना मेरी, जब मैंने ए बी ट्रांसपोज के बारे में बताया था। बी ए के इक्वल आता है ये, अगर बी ए बी के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगी ए बी बी। यहाँ तक आ गया था। अब के बारे में आप बता रहे थे मेरे को, वेयर के इज एनी स्केलर। हाँ, ये सब सिमेट्रिक होगा मैम। सिमेट्रिक होगा क्योंकि के जो होगा उसमें के तो स्केलर है, तो उसका ट्रांसपोज के इक्वल ही आएगा। और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हमें दिया हुआ है, तो के ए का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, और के क्या हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक। अब ए रेज़ टू पावर एन के बारे में क्या कहेंगे? ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? ये भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए एन ट्रांसपोज को मैं ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल टू ए की पावर एन। तो ए रेज़ टू पावर एन भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ए इनवर्स से पहले एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताइए। एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या हो गई हमारी, सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, अब ए इनवर्स के बारे में क्या कहेंगे? ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो स्केलर होता है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी ए इनवर्स के इक्वल आ गया, तो ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? अगर ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ सकता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कुछ स्पेशलिटी नहीं होती है, कुछ भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख दूं आयोटा आयोटा 0 0, ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं लिख दूं आयोटा 1 0 0, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं लिख दूं 2 2 0 0, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है, और कोई भी नंबर आ सकता है। अगर मैं लिख दूं 0 0 0 0, ये भी क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेस के लिए भी हो जाएगा। ट्रेस ऑफ ए क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। तो हमने क्या देखा, अगर ए और बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी को अगर हम एक्सेप्ट ए बी, हमारा सब कुछ क्या आ गया है, सिमेट्रिक आ गया। ए प्लस बी भी सिमेट्रिक है, के भी सिमेट्रिक है, ए रेज टू पावर एन भी सिमेट्रिक, इनवर्स एडजॉइंट भी क्या है इसके, सिमेट्रिक है सब। तो सिर्फ ए इंटू बी को छोड़ के बाकी सब क्या आया है हमारा, सिमेट्रिक आया है। ठीक है, सिमेट्री के बारे में क्लियर सब कुछ?
तो हम अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस वीक आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे इंटर बेस्ड, तो वो भी आप ट्राई करना। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखना चाहें 0 0 1 -1, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं लिख दूं 0 0 0 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3। ये भी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आता है। अब अगर मैं इसमें पूछना चाहूँ, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, तो क्या कहेंगे आप लोग, क्या लगता है आप सबको? n into n plus 1 divided by 2 minus n। क्या आएगा वो, उसको सोल्व करके क्या आएगा बताओ? n into n minus 1 by 2। ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n आएगा। नहीं, देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, इसमें तो सिर्फ एक ही नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो, या मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स से ही बता देती हूँ आप सबको। अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो क्या होगा, 0 A12 up to A1n, this is A12 0 up to A2n, A13 up to A1n। ठीक है, A0 0 0 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे A13, यहाँ पे अगर मैं डालूंगी तो A23 अप टू A2n। लास्ट अगर मैं डालना चाहूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, AN-1n, और यहाँ पे -AN-1 इंटू n, नोट इंटू कॉमा, और ये -A21 -A1n -A2n ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें क्या फिल करना है, डायगोनल तो मैंने क्या लिखा है, 0। अभी बताएंगे डायगोनल 0 क्यों लिखा है मैंने। डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज है उन्हीं का नेगेटिव क्या आएगा मेरे पास, डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज हैं। तो फिक्स को तो डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज हुई वो भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो हमारी नॉन ट्रिवियल कौन सी हुई, डायगोनल के ऊपर एंट्रीज है, और वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट से, सेकंड से n तक जाएंगे, मतलब n-1। टोटल n-1 हुई ना 2 से n, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से n, तो ये क्या हो जाएंगी n-2 एंट्रीज, ऐसे ही ये डिक्रीज होती जाएंगी, और लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 एंट्री। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + अप टू सोन n-1 नेचुरल नंबर्स का सम, विच इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। या फिर हम जुबैर की तरह भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमने क्या माइनस कर दिए, डायगोनल के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, तो हमारे पास इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ गई। क्लियर? चलिए अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले, अगर ए और बी कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दी हुई हैं, तो A ट्रांसपोज -A के इक्वल, B ट्रांसपोज -B के इक्वल, तो सबसे पहले A + B क्या आएगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये आप सब बताएंगे, ये कि A के बारे में बताएंगे, A B के बारे में बताएंगे,
और a रेज टू पावर n के बारे में बताएंगे। ओके, पहले डायगोनल एलिमेंट्स ही देख लेते हैं इसके। सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज आप हमें बताना। देखो डायगोनल हमें क्या होता है हमारे पास, अगर कोई ए मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो ए आई जे किसके इक्वल होता है, माइनस ए जे आई के। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज का नेगेटिव। तो अगर हम डायगोनल एंट्रीज की बात करें, डायगोनल एंट्री किस टाइप की होती है, ए आई आई टाइप की होती है हमारी, A11, A22, A33, A44। तो यहाँ से अगर कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो हम क्या कहेंगे, दैट ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। ठीक है, तो क्योंकि हम उसका नेगेटिव नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, क्योंकि इनकी पोजीशन तो सेम रहती है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती जब हम ट्रांसपोज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये खुद कोई अगर यहाँ पे एलिमेंट है और उसी को उसके नेगेटिव के इक्वल भी होना है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो खुद का और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं, वो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना हमारे पास, 0। तो इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, हमेशा 0 होते हैं। क्लियर है तान्या? ठीक है, तो अगर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो आप मेरे को ट्रेस के बारे में भी बता दीजिए, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? 0 आएगा बेटी। अब इनके बारे में बताइए, ए प्लस बी, के ए बी, ए रेज टू पावर एन। तो सबसे पहले ए प्लस बी के बारे में देखते हैं हम। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ए और बी कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया है, तो ए प्लस बी क्या होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। अब सेकंड पे के इंटू ए का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, के तो हमारा स्केलर है, तो के इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। तो के भी क्या आ गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। अब थर्ड पे हम किसकी बात करेंगे, ए इंटू बी की। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस बी इंटू माइनस ए विच इज इक्वल टू बी ए। तो ए भी तो हमारा माइनस बी ए के इक्वल नहीं आया। तो ये क्या, अगर हमारा माइनस बी ए जो है हमारा, अगर माइनस ए बी के इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल होता है तो हम उसको कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव। तो यही वाला हमारा सिमेट्रिक में भी ए बी ने हमारा ए बी हमारी सिमेट्रिक नहीं हुई थी, उसके लिए भी कंडीशन आई थी, और सिमिलरली ए बी स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हुई, उसके लिए भी हमारी कंडीशन आई। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन आई थी, दैट ए बी मस्ट बी कम्यूटेटिव, और इसमें क्या आई, ए एंड बी मस्ट बी एंटी कम्यूटेटिव। अब ए रेज टू पावर एन के बारे में देखते हैं क्या है, ए रेज टू पावर एन के बारे में। अब देखो, अगर मैं ए स्क्वायर निकालना चाहूँ, एक मिनट, जैसे मैंने यही मैट्रिक्स ली 0 1 -1 0, एक बार इसी को लिखते हैं 0 1 -1 0 इंटू 0 1 -1 0।
ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करना जरा, क्या आ जाएगा, -1 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0, और इसकी इससे करेंगे तो क्या आ गई हमारी -1। ठीक है, तो ये कैसी आ गई, ए स्क्वायर करने पे तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना, ए स्क्वायर करने पे क्या आई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार ए क्यूब करना है इसका जरा, skew symmetric आएगी। If ए n क्यूब is क्या odd, है, then skew symmetric. If n is even, then symmetric. बिल्कुल। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो n पे डिपेंड करता है हमारी सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक, n पे डिपेंड करता है। अगर n क्या हुआ हमारा ओड, तो आ जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक जो हमें चाहिए, और n अगर हो गया इवन तो क्या आ जाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेट कर सकते हैं, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक को नेगेटिव बोल दो और सिमेट्रिक को बोल दो पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई, क्योंकि सिमेट्रिक में माइनस सिंबल आता है तो हम इसलिए इसको नेगेटिव बोल देंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब सिमेट्रिक। तो इवन हुआ तो सिमेट्रिक, और अगर ओड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट के बारे में बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सोचिए, आवाज तो आ रही है ना मेरी, आवाज आ रही थी मेरी? यस मैम। चलिए, हुआ कुछ कंक्लूजन निकला, क्या होगा? n is even, then determinant is 0. अगर n इवन हुआ तो डिटरमिनेंट 0। और अगर ओड हुआ तो? अगर odd हुआ तब 0. ओड हुआ तब 0, और अगर इवन हुआ तब? तब कोई भी आर्बिट्री हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे किया आपने ये? मैंने ऐसे किया, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a लिखा, तो डिटरमिनेंट बोथ साइड्स लिया मैंने। ठीक किया है आपने। तो डिटरमिनेंट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास,
डिटर्मिनेंट ऑफ तो ये डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑफ ए आएगा मैम इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू माइनस पावर 1 रेज टू एन डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑफ ए। ए। अब यहाँ से क्या आ सकता है, अगर अब n पे डिपेंड करेगा केस, अगर n हमारा इवन हुआ तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन लेते ना मैम, तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, दोनों साइड यहाँ इक्वल आ से गई। मैम बोलो जुबैर। और अगर मैम ऑड लेते हैं तब 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारा n ओड हुआ तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0, और अगर n हमारा इवन हुआ तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा नॉन जीरो, मतलब कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी आ सकता है। अच्छा, और जो इससे ऊपर वाला किया है ये वाला a की पावर n, इसको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। जैसे a रेज टू पावर n का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं विच इज इक्वल टू a ट्रांसपोज रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ a रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर इंटू a। ठीक है, अब अगर n इवन हुआ तो a n का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, a रेज टू पावर n के इक्वल। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और n अगर हमारा ओड हुआ तो a रेज टू पावर n का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a रेज टू पावर n के इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगी हमारी क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ये, या फिर थोड़ा साफ साफ करके बताऊं, ऐसे लिख दिया ये मैंने। ये वाला क्लियर है ना सबको? चलिए, डिटर्मिनेंट हो गया, ट्रेस भी हो गया, कुछ बचता है क्या? हाँ, एडजॉइंट रह गया हमारा। एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में क्या कहेंगे, अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसा होगा? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करेंगे हम विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ माइनस ए। अब जब एडजॉइंट से माइनस निकलता है या कोई भी स्केलर निकलता है तो क्या होता है, माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे आया, देखिए, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे आया। मान लो k कोई भी हमारा स्केलर है, ठीक है, तो जब भी हम एडजॉइंट ऑफ k निकालते हैं, पता नहीं मैंने ये आपको बताया है या नहीं, वो क्या होता है k रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। कैसे होता है, अगर a हमारी कोई भी मैट्रिक्स है a i j टाइप की, तो k इंटू ए जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगा, हर एलिमेंट से k मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, k इंटू ए आई जे। अब अगर हम ए आई जे डिनोट करते हैं कोफैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट में कोफैक्टर यूज होता है ना, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, मतलब किसी एलिमेंट का कोफैक्टर अगर ए आई जे है, किसमें, इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं जब हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो अब अगर हम कोफैक्टर k इंटू ए आई जे का निकाल रहे हैं, k इंटू ए आई जे का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, k रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए आई जे, क्योंकि
जो डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके अंदर, जैसे अगर हम कुछ भी एग्जांपल लें यहाँ पे, जैसे 2 क्रॉस 2 का ही ले लेते हैं, ABCD, ठीक है, और K से मल्टीप्लाई करने के बाद KA, KB, KC एंड KD। अब अगर मेरे को इस एलिमेंट का कोफैक्टर D है तो KA का कोफैक्टर कौन आया, KD आया, KD विच इज इक्वल टू, मैं K को K⁻² - 1 लिख सकती हूँ ना। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 में भी इसको चेक कर सकते हैं दैट, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स होगी कोई भी, तो उसमें जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 का ही कोफैक्टर निकलेगा ना। मतलब मान लो ये कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है और यहाँ पे कोई एलिमेंट होता है जिसका कोफैक्टर मान लो यहाँ पे होता है, निकालना चाहते हैं हम, तो ये दोनों छोड़ के इन दोनों के मल्टीप्लाई करते ना, तो हमारे पास क्या आ जाता, K² AD माइनस K² KB, K² CB विच इज इक्वल टू K² इंटू AD माइनस CB। मतलब ये कोफैक्टर तो था हमारा ऑलरेडी, यहाँ पे अगर हमारी A मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की होती, यहाँ पे कोई एलिमेंट होता तो उसका कोफैक्टर होता हमारा AD माइनस KB, और K इंटू दैट एलिमेंट का कोफैक्टर कौन आया, K² मल्टीप्लाई में आया, मतलब K की एक पावर कम आई है, क्योंकि हम एक कम पावर निकालते हैं कोफैक्टर में, समझ रहे हो आप, ठीक है। जैसे अगर हम 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स लें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। अब के ए करेंगे तो फॉर्मूला से भी हो जाएगा मैम प्रूफ? फॉर्मूला से भी हाँ हो सकता है, आई थिंक ये प्रूव। मैम अगर हम ऐसे लेंगे तो हमें पता है ना A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब यहाँ से उसको एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज A इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अब यहाँ A की जगह हम K ले सकते हैं। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, एक मिनट, जुबैर का मेथड भी, हाँ वैसे निकल गया ना। जुबैर क्या कह रहे हैं? जी मैम, रिपीट करो ताकि एडजॉइंट ऑफ KA, हाँ एडजॉइंट ऑफ के से कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू A इनवर्स KA होल इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा, KA डिटरमिनेंट। होल इनवर्स। अरे हाँ एक मिनट, डिटरमिनेंट ऑफ KA, और डिटरमिनेंट भी के का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम करना चाहेंगे तो K यहाँ पे भी हम इनवर्स लिख इनटू A इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 1/K A इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ इनटू K, K रेज और पावर n। डिटरमिनेंट ऑफ K क्या हो जाएगा हमारा, K रेज टू पावर n, K रेज पावर n K रेज टू पावर n माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ये समझ आ गया ना सबको, फॉर्मूले से भी समझ आ गया सबको, जुबैर ने जो बताया। तो हम कहा थे, ये हो जाएगा -1n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या होगा, अगर n हमारा ओड हुआ तो ये पावर इवन हो जाएगी, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। अगर n हमारा इवन हुआ तो ये होल पावर ओड हो जाएगी माइनस एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, जैसा हम ए बी में कर रहे थे,
ए बी में या जैसा हम ए रेज टू पावर एन में आया था हमारा, इवन के लिए सिमेट्रिक, ओड के लिए स्क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट उसका उल्टा आया, इवन के लिए आया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक और ओड के लिए क्या आया हमारा सिमेट्रिक आया। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्या है, अब हमने क्या प्रूव किया था, दैट ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा ऑर्डर इवन होगा। इवन के केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स आएगा किस टाइप का, अब हमें ये देखना है। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज देखते हैं क्या आएगा, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, which is equal to 1 by determinant of A adjoint of A transpose। अब adjoint of A transpose हमें माइनस ए दिया हुआ है, which is equal to माइनस ऑफ adjoint of A अपॉन determinant of A। क्यों? क्योंकि n अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 by determinant of A माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब n हमारा इवन है क्योंकि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इवन के केस में ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी -1, क्योंकि ये ओड हो जाएगा इस केस में, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए उसका इनवर्स भी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ चुकी हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट किसी भी चीज में? अगर ओड होगा तो 0 ही हो जाएगा ना जुबैर, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स ओड के केस में। तो हमने किया था ना अभी ऊपर प्रूव, अगर एन ओड हुआ तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स कहाँ था वो जो हमने अभी प्रूव किया था, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता ना, कहाँ गया, दोबारा करें क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके अभी आपने ही तो प्रूव कराया था, दोबारा कर लेते हैं। आ गया? जी मैम, और से डिटरमिनेंट 0 निकलता है। यस मैम, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ओवरऑल डिटर्मिनेंट 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, चलिए अगर ये सबको समझ आ गया है, मान लो ना मैं सबको समझ आ गया है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है किसी को, तो आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric। नल मैट्रिक्स। और ऐसी कितनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी? नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी होंगी? अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर n क्रॉस n, अगर मैं n क्रॉस n ऑर्डर की नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछूं तो which are both symmetric and skew symmetric, तो क्या कहोगे? इनफाइनाइट होगा, डिफरेंट ऑर्डर। नहीं, यहाँ पे मैंने n को फिक्स कर दिया ना, n एक ही ऑर्डर की पूछी है मैंने, n क्रॉस n को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं फिक्स कर दूँ 2 क्रॉस 2 की या फिर 3 क्रॉस 3 की, ऐसे तो वो तो एक ही होगी ना।
स्पेसिफिक ऑर्डर की एक, और वैसे अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो इनफाइनाइट। क्लियर? जी मैम। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ मेरे को। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ 2x2 non-zero matrix, non-zero skew symmetric matrix which is whose, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, which is singular। 2x2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल दो जो नॉन जीरो है और सिंगुलर है। नहीं होगी। नल, क्या कह रहे हो, नल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी मैम। नहीं होगी। देख लेते हैं एक बार बना के। वैसे अगर 2x2 मैट्रिक्स होगी तो कुछ इस टाइप की होगी, यहाँ पे ए कोई एलिमेंट होगा तो उसका नेगेटिव यहाँ होगा। अब इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अगर इसको जीरो होना है, क्योंकि सिंगुलर बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या होना पड़ेगा, ए को खुद ही जीरो होना पड़ेगा। ए अगर जीरो हो गया तो ये ए को जीरो होना मैट्रिक्स, लेकिन नल मैट्रिक्स ले नहीं सकते क्योंकि नॉन जीरो बोला हुआ है, तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 2x2 ऑर्डर की कोई भी सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैम। ये ऐसे भी होगा ना मैम, अभी हमने पढ़ा जब n ऑड होगा तब मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। तब मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, लेकिन अगर इवन हुआ तो भी तो डिटरमिनेंट जीरो आ सकता है ना। एग्जिस्ट होता है। ऑलवेज नहीं होता ना, तब डिटरमिनेंट जीरो आ सकता है ना, लेकिन 2x2 में नहीं होगा ऐसा। हम ऐसी 4x4 की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका डिटरमिनेंट जीरो है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं ये मैट्रिक्स लेती हूँ, यहाँ पे लिया मैंने 0 0 1 -1, दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। थोड़ी दूर दूर हो गई ये, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो क्या ये मैट्रिक्स 4x4 की है, क्या ये नॉन जीरो है, क्या ये सिंगुलर है? यस मैम। तो हमने ये नहीं बोला कि ऐसे इसको डायगोनल्स में बना के, ब्लॉक डायगोनल्स में हम प्रूव कर सकते हैं दैट इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो। हमने ये नहीं बोला कि अगर इवन होगा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो होगा। हमने सिर्फ ये बोला है अगर इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट कुछ भी आ सकता है, वो नॉन जीरो भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक है, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इनवर्स हर नॉन जीरो के केस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स कैसी दी हुई है। तो इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है, बट ये स्पेसिफिक है कि 2x2 की नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं, सॉरी सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं करेगी। नॉन 2x2 की अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी तो वो हमेशा ही नॉन सिंगुलर होगी। क्लियर है ये चीज? यस मैम। हर्मिशियन मैट्रिक्स पे हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में हमें पता है दैट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किससे इक्वल होता है, ए के इक्वल, यानी कि ए ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। या फिर हम क्या बोल सकते हैं दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। ठीक है,
तो हम ए को क्या बोल देंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज देख लेते हैं कैसी आएंगी। हर्मिशियन मैट्रिक्स में जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं हर्मिशियन मैट्रिक्स का, रियल में भी ले सकते हैं हम और कॉम्प्लेक्स में भी ले सकते हैं। ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए के इक्वल आ सकता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमेशा कैसी होती है, हर्मिशियन होती है। समझ रहे हो इस चीज से, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट तो आएगा नहीं, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा अगर मैट्रिक्स हमारी रियल हुई। या फिर क्या भी बोल सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स रियल हर्मिशियन है तो उसका मतलब क्या है, वो कैसी है, सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज के बारे में देख लेते हैं कैसी आएंगी। अगर कोई मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, उस केस में ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट Aij इज इक्वल टू Aj कॉन्जुगेट। ठीक है, अब डायगोनल पे अगर एंट्रीज बैठी हुई हैं तो वो कैसी होंगी, Ai टाइप की, विच इज इक्वल टू Ai कॉन्जुगेट। मतलब अगर Ai हमारा कुछ अल्फा प्लस बीटा टाइप का है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट, which means that alpha plus iota beta is equal to alpha minus iota beta है। तो यहाँ से हमारा क्या आया, that beta is 0, which means डायगोनल एंट्रीज में क्या बच गया, सिर्फ अल्फा बचा, which is a real quantity। तो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो क्या होती हैं, ऑल रियल होती हैं। ठीक है, समझ आए ये सबको, रिपीट करने की जरूरत है। तो अगर मैं अब थोड़ा अच्छे एग्जांपल इसका लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 आयोटा 2 आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा 0 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट है हमारा -2 आयोटा, लिख सकती हूँ मैं इसको 1 प्लस आयोटा एंड 2। दिस इज अ 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, देख लीजिए, ए ट्रांसपोज जो ए कॉन्जुगेट है, दिस इज ए, वो किसके इक्वल आ रहा है, Aij इज इक्वल टू Aij कॉन्जुगेट। जैसे इसका कॉन्जुगेट यहाँ रखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट यहाँ रखा हुआ है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है लिखने की, अगर हमारी रियल एंट्रीज है तो उनको लिखो सिमेट्रिक की तरह, रियल एंट्रीज को लिखते हैं सिमेट्रिक की तरह, और जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं उनको लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरह। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई और एग्जांपल लिखना चाहूँ अपनी मर्जी से, डायगोनल्स तो आएंगे सब रियल, इसको लिख दिया मैंने 1 2 3। यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस आयोटा लिख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे अगर मैं 5 माइनस आयोटा लिख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 5 प्लस आयोटा। यहाँ अगर मैं -2 आयोटा लिख रही हूँ तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 2 आयोटा। समझ आए कैसे लिखते हैं इसकी एंट्रीज। अगर खुद से कोई हार्मिशियन मैट्रिक्स बनानी है तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर मुझे नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल बनानी है, अगर इसमें मुझे नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या है, डायगोनल्स भी रियल लेना है, डायगोनल्स से लेनी तो है एंट्रीज बट वो रियल लेनी है। तो इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं, दैट डायगोनल और उसके ऊपर वाली एंट्रीज है वही आएंगी। तो हम इसको कैसे, इसको भी क्या लिख सकते हैं, n इंटू n+1/2। ठीक है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के लिए।
बट यहाँ पे डायगोनल भी एक तरह से इनको हम प्योरली वो नहीं बोल सकते, प्योरली नॉन ट्रिवियल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रख सकते ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं रख सकते, तो इसीलिए इसको हम प्योरली नॉन ट्रिवियल एंट्रीज नहीं बोल सकते। तो ये लिखना गलत होगा इस केस में, दैट इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी, इसमें हम नहीं बता सकते कितनी होंगी, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ये वाली तो आएंगी पक्का n इंटू एन माइनस 1, ये वाली तो नॉन ट्रिवियल है, प्लस में डायगोनल एंट्रीज भी आएंगी और वो हमारी रियल होनी चाहिए। तो उसमें कुछ फिक्स हो गए, कुछ आर्बिट्ररी, तो हम इसमें कुछ बता नहीं सकते स्पेसिफिकली कि कितनी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आएंगी। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में से कोई इस बात पे रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है अभी के लिए, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी तो ये नहीं लिखा जा सकता ऐसे, बिकॉज ये हमारी फिक्स टाइप की ही हो गई, क्योंकि रियल आनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट एक बार कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो डायगोनल एंट्रीज आ गई हमारी, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? अब डायगोनल एंट्रीज अगर रियल है तो ट्रेस ऑफ ए के बारे में क्या कहेंगे आप? रियल। रियल आएगा, रियल में तो कुछ भी आ सकता है, बट आएगा रियल ही। तो ट्रेस ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, अब a प्लस बी के बारे में क्या कहेंगे? a प्लस बी का थीटा क्या हो जाएगा? a थीटा प्लस b थीटा विच इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगी? हमारी हर्मिशन। a इंटू बी के बारे में विच इज इक्वल टू b थीटा a थीटा विच इज इक्वल टू बी ए। तो बी ए बी का हर्मिशन होना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर ए बी बी ए के इक्वल आती है, मतलब ए और बी कम्यूट करती हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी हर्मिशन हो जाएगी। k इंटू ए थीटा, इसको बताओ एक बार, इसको सोल्व करके बताओ ये क्या आएगा, क्या आएगा हर्मिशन या नहीं आएगा, या क्या होगा? फिर हम a रेज़ टू पावर n पे करेंगे। हर्मिशन होगा मैम जब के रियल होगा, क्योंकि ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो और k कोई भी स्केलर है तो इसका कॉन्जुगेट होगा इनटू a थीटा, तो विच इज इक्वल टू k कॉन्जुगेट इनटू a। अब ये k के इक्वल तभी आ सकता है जब हमारा k कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल से बिलोंग करेगा। तो दिस इज हर्मिशन ओनली इफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब a रेज़ टू पावर n का अगर हम देखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? a रेज़ टू पावर थीटा रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी हर्मिशन। एडजॉइंट ऑफ a के बारे में, एडजॉइंट ऑफ a थीटा हो जाएगा विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये भी क्या हो जाएगा? हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के बारे में बताओ। ट्रेस के बारे में हमने देख लिया, अब नेक्स्ट बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा? रियल होगा मैम। रियल होगा, हाँ सही बात है, क्योंकि a इक्वल टू ए थीटा है। तो मतलब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट बोथ साइड करेंगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो इक्वल ही होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ अल्फा प्लस बीटा टाइप का आ रहा है, तो ए
ए थीटा का ट्रांसपोज अल्फा माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म का होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बीटा को तो 0 ही होना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ गया, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। ठीक है, इसके डायगोनल एंट्रीज भी रियल आएंगी और ये डिटर्मिनेंट भी रियल आएगा। ठीक है, अब ये हो गया है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई स्पीड से तो नहीं करा रही हूँ मैं, सही है ना? आई थिंक ये सिमेट्रिक में हमने थोड़ा देख लिया था इनके बारे में, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ। कर सकते हैं ना नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन। इसमें क्या होगा, ए थीटा माइनस ए के इक्वल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। मैम इनवर्स क्या होगा मैम? अच्छा, इनवर्स डिस्कस नहीं किया हमने, चलो इनवर्स को भी कर लेते हैं डिस्कस। ए इनवर्स का थीटा मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए थीटा। अब डिटर्मिनेंट तो स्केलर होता है तो इसका बार आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट तो क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए थीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट रियल होता है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स भी क्या आ गया, हमारा हर्मिशियन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन पे। स्क्यू हर्मिशियन हमारे इस टाइप के मैट्रिक्स होती हैं, तो इनके की ट्रिक क्या होती है, हर्मिशियन का उल्टा, कि जो रियल होते हैं उनको ट्रीट करो एज ए स्क्यू सिमेट्रिक की तरह, मतलब उनको नेगेटिव रखो, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब इमेजिनरी पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उसको रखना है पॉजिटिव सिमेट्रिक की तरह। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास, अगर हम कोई भी लिखना चाहें, अच्छा पहले इसके डायगोनल एलिमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे हमारे, क्या होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई बार। अगर हमारा ये कोई कुछ अल्फा प्लस बीटा टाइप का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यानी कि यहाँ से क्या आया हमारा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा क्या आया, 0 और प्योरली इमेजिनरी आएगा मैम। अल्फा 0 आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ आयोटा बीटा। तो ये क्या हो सकता है, बीटा 0 हो सकता है, या फिर बीटा कुछ रियल नंबर हो सकता है अदर देन 0। आप सब 0 को प्योरली इमेजिनरी बोलते हो या रियल बोलते हो, इज 0 है प्योरली इमेजिनरी नंबर, इज 0 प्योरली और रियल। प्योरली इमेजिनरी होगा। नहीं, मैं 0 के बारे में बात कर रही हूँ, 0 के बारे में आप क्या कहते हैं, 0 क्या प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता? यहाँ पे हम 0 को अलग से मेंशन कर रहे हैं, जो या तो 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे भी तो बोल सकते थे कि जो डायगोनल एंट्रीज आएंगी वो प्योरली इमेजिनरी आएंगी। 0 को आपने अलग से क्यों बोला, मैं ये पूछ रही हूँ, इसका आंसर आप मेरे को कल देना। ठीक है,
क्या 0 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है या नहीं है? अच्छा, अब ये हो गया। अब हम एग्जाम्पल लिख लेते कि जो आएंगे हमारे डायगोनल एंट्रीज वो तो क्या आएंगी, या तो इमेजिनरी आएंगी प्योरली या तो 0 आएंगी। और इनको कैसे ट्रीट करना है? अब रियल को स्क्यू सिमेट्री की तरह, मतलब माइनस, और इमेजिनरी को सिमेट्री की तरह, दैट इज एज इट इज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 आयोटा लिखती हूँ तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -2 + 3 आयोटा। अगर मैं यहाँ 5 + आयोटा लिखती हूँ तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -5 + आयोटा। क्लियर? तो यहाँ से हम, अब अगर हमारा डायगोनल एंट्री 0 और प्योरली इमेजिनरी आएंगी तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? सम ऑफ प्योरली इमेजिनरी। हाँ, सम ऑफ प्योरली इमेजिनरी एंट्रीज, मतलब अगर ये सब 0 होंगी तो 0 आ सकता है, या फिर क्या आएगा हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल। क्लियर? ये आ सकता है ट्रेस। अगर ट्रेस ये आएगा तो डिटरमिनेंट के बारे में क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल, विच इज इक्वल टू -1n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब वही इवन ओड का हो गया। अगर ए हमारा इवन हुआ, और एक और चीज हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब ए थीटा का डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का बार इज इक्वल टू -1n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से ये बोल सकते हैं ना हम। तो अब अगर ये हमारा कुछ अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का आया तो -1n इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का ये आ जाएगा। अब अगर n हमारा इवन हुआ, अगर n इवन हुआ, नहीं ये अल्फा माइनस बीटा टाइप का आएगा ना। क्या कर रहे हो आप? मैं मिस्टेक कर रही हूँ। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बार अल्फा माइनस बीटा टाइप का आएगा ना। मान लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का है। ठीक है, तो अगर n इवन हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ से क्या आया हमारा बीटा 0 हो गया। ठीक है, और अगर n हमारा ओड हुआ तो क्या हो गया, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। यहाँ से हमारा अल्फा 0 हो गया। मतलब अगर हमारा n इवन है तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, एक रियल नंबर। और अगर हमारा n ओड है तो क्या आएगा हमारा डिटरमिनेंट, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो 0 हुआ तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर नॉन 0 हुआ तो कम प्योरली इमेजिनरी आएगा, और अगर n इवन हुआ तो रियल नंबर आएगा, उसमें भी 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा फास्ट हो रहा है आज। ऐसा हो रहा है क्या, या मुझे ही लग रहा है ऐसा? मेरा कनेक्शन फिर से लॉस्ट हो गया है।